Hello everyone, a very good afternoon to all of you whosoever is present over here. I Pooja Jaiswal welcome all of you to the another session of Easily, and in today's class we'll be discussing the topic top 500 most important question के सीरीज जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे। क्लास को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी अच्छे से होली सेलिब्रेट करिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो भी अनावश्यक पदार्थ है उन सभी चीजों को ना लीजिए। अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और साथ ही साथ आप थोड़ा सा समय भी कम व्यर्थ करें बच्चे। ऐसा नहीं है कि आज होलिका दहन है, होलिका दहन में भी टाइम वेस्ट किया, देन आप दिन भर होली खेल रहे हो, दूसरे दिन भी होली खेल रहे हो। इतना भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपका एग्जाम है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे क्लास चलाया जा रहा है सो दैट आपका टाइम यूटिलाइज हो। एटलीस्ट आप दिन में 3 से 4 घंटा टाइम निकाल के तो आप लोग क्लास पे दे दो, क्योंकि आप लोग पर्सनल को कुछ तो सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, हमें पता है, क्योंकि आप सभी होली सेलिब्रेशन में लगे हुए हो। लेकिन क्लास चलेगी तो एटलीस्ट क्लास तो आप लोग देख ही लोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं बच्चे कि यहाँ पर जैसे कि टॉप 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रहे हैं, तो उसमें बच्चे देखिए अभी तक हम जो टॉपिक कर रहे थे वो पूरे बायो के टॉपिक कर रहे थे। आज से बच्चे केमिस्ट्री का टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, और केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम क्वेश्चन का पैटर्न देखें, सबसे ज्यादा बायो का क्वेश्चन आता है, उसके बाद केमिस्ट्री का आता है, उसके बाद फिजिक्स का आता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी कहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चे, तो अगर हम जीडी का पेपर देखेंगे तो जीडी में केमिकल फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं हम उस पर फोकस करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं कि पूरा ही केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है बच्चे। अभी एग्जाम में आपके पास टाइम कम बचा है, तो आप बिल्कुल इस मोटिव से मत चलिए, ये आपका स्ट्रेटेजी मत बनिए कि आपको स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना है, ठीक है। जिसको फाउंडेशन बैच चाहिए वो एक बार मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। हमारा बहुत जल्दी ऐप में फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है 1 साल का। तो जिसको फाउंडेशन बैच करना है, जिसको बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स स्टार्टिंग से पढ़ना है बच्चे, वो उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो हमारे ऐप में चलेगा। यहाँ पर जो बैच चल रहा है वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा तेजी से भी हम चलेंगे, रिवीजन के तौर पर चलेंगे कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं इतना भी तेजी से चल रही हूँ कि कुछ भी चीज एक्सप्लेन नहीं करती हूँ बच्चे, सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है वो एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग गलत आंसर जो देते हो मैं देखते रहती हूँ, उनको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बच्चे आप कहाँ पर गलत थे वो भी बताते जाती हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम स्पीड में चल रही हूँ। साथ ही साथ ये चीजें आप ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आप कोई भी घटना चक्र मत उठाइए, किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, इतना मोर देन इनफ है। सबसे मेन चीज आपको स्ट्रेटेजी क्या बना के रखनी है कि हम जितना पढ़ रहे हैं उतना तो अच्छे से पढ़ ले। हम क्या करते हैं बच्चे, मैडम ने पढ़ाया उसको पढ़ लिया, फिर उस साइंस की बुक को पढ़ लेंगे, ल्यूशन भी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन भी लगा लेंगे। हम सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। तो इस चीज को पहले आप क्रॉस करिएगा। पहले आप ये ध्यान में रखिए जितना मैडम यहाँ पर पढ़ा रही है उतना तो आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है बच्चे तो आप लोग अदर स्टडी करिए। ऐसा कोई भी मना नहीं कर रही हूँ कि आप उस साइंस की बुक को मत पढ़िए, उस साइंस की बुक को मत पढ़िए, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास सिर्फ साइंस ही नहीं है, साइंस में भी 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इवन आपका जीएस की बात देखें तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, देन आपको क्वांट भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। तो इतने सारे सब्जेक्ट है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि जितना यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। बच्चे देखिए, अगर साइंस में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें मान लो एक क्वेश्चन बहुत टफ है तो 3 क्वेश्चन तो इजी ही रहेगा। उस 3 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि 4 के 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बच्चे। एक क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत कम लोगों से बनेगा तो उस क्वेश्चन को आपको डील करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों को बनेगा तो उस पर कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। कॉम्पिटिशन किस क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में है जो सबको बन जाएगा। अगर वो भी आपसे नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो उस 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी चाहिए बच्चे, तो आपको रेगुलर रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। आपने देखा होगा लास्ट 10 साल के क्वेश्चन उठा लो, एसएससी जो है कंटिन्यूअसली रिपीट करता है क्वेश्चन को। तो आप लोग लास्ट 10 साल के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके चले जाओ बच्चे। और उसके साथ साथ जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, अगर आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर मैं भी बताते जाती हूँ आपको, जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उस पे आपका फोकस रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक सिंपल सी बात करेंगे, मान लो केमिकल फॉर्मूला की बात करेंगे, तो अगर हम गैलेना की बात करेंगे, ओर के बारे में बात करेंगे, तो मान लो इस बार लेड के ओर के बारे में पूछा है तो अगली बार मैग्नीशियम के ओर के बारे में पूछा जा सकता है, या यूरेनियम के ओर के बारे में पूछा जा सकता है। तो बच्चे ये चीज ध्यान रखना है आपको कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उस पर आपका फोकस रहे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोग को यही बोलूंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए बच्चे, उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत
जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। मेटल्स हैव, धातुओं का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। या फिर धातुओं का गलनांक और कवतनांक ऊंचा होता है, गलनांक और कवतनांक निम्न होता है, गलनांक उच्च और कवतनांक निम्न होता है, या गलनांक निम्न और कवतनांक उच्च होता है। जल्दी से इसका आंसर बता दो बच्चे। एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेटल्स हैव, धातुओं का क्या होता है, इनमें से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप सभी ने पढ़ा होगा। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और कवतनांक ऊंचा होता है, या फिर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और कवतनांक निम्न होता है, हाई मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक उच्च और कवतनांक निम्न होता है। चौथा है बच्चे लो मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक निम्न और कवतनांक उच्च होता है। जल्दी से इसका आंसर दे दो। एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज पर उतना ध्यान मत दीजिए आप भली ही, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देना है। मेटल्स के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको कंपेयर करके पढ़ना है नॉन मेटल्स के साथ। तो देखिए बच्चे इसका क्या आंसर होगा। धातुओं का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही जो आपके क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉन मेटल्स का जो है वो लो होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट ये भी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, लो बॉइलिंग पॉइंट, जो कि मेटल्स का फीचर नहीं है। चौथा ऑप्शन में दिया है लो मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर भी बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, गलनांक यहाँ पर निम्न है तो ऑटोमेटिकली ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स को आप देखोगे बच्चे तो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड की अवस्था में होते हैं, ठोस की अवस्था में होते हैं, ठीक है। कौन से मेटल हैं जो कि लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, तो आपको एक एग्जांपल याद होगा बच्चे, मरकरी, या फिर हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। पारा ही एक ऐसा मेटल है जो कि किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तरल अवस्था में या फिर द्रव की अवस्था में पाया जाता है, या फिर लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी सारे मेटल्स कैसे हैं, वो सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब बच्चे देखिए सॉलिड और लिक्विड में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, कोई भी एक बॉक्स को लें, इस बॉक्स में देखिए जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम है, वो कैसे अरेंज रहते हैं, तो क्लोजली अरेंज रहते हैं, ठीक है। क्लोजली अरेंज रहते हैं। इन लोगों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर जो आपका अंतर आणविक जो जगह है, अंतर आणविक जो बल है बच्चे, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो इनको क्लोजली पैक्ड रखता है, ठीक है। वही अगर हम द्रव की बात करेंगे, तो द्रव में जो एटम रहते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, ठीक है, दूर दूर रहते हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू सॉलिड वीक होता है, ठीक है। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा हाई रहेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्यता धातु है। एसएससी टायर 1 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्यता धातु है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। पहला ऑप्शन है बच्चे कॉपर या फिर तांबा, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड या फिर सोना, और चौथा ऑप्शन है टिन। इनमें से कौन सा मेटल है जो कि मोस्ट डक्टाइल मेटल है। एसएससी T1 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्यता धातु है। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। इनमें से कौन सी धातु है जो कि सबसे ज्यादा तन्य है, पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चे देखिए डक्टाइल क्या होता है, डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है ये क्या होती है और ये किसमें पाई जाती है। डक्टिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं तन्यता, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि किसमें पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में पाई जाती है। प्रेजेंट इन मेटल्स, धातुओं में उपस्थित होती है, धातुओं में उपस्थित
होती है। बच्चे ये नॉन मेटल्स में अनुपस्थित होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, एब्सेंट इन नॉन मेटल्स, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अधातुओं में अनुपस्थित होती है, अधातुओं में अनुपस्थित होती है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे? तो यह एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है जिसके अनुसार हम किसी मेटल या नॉन मेटल को कितना लंबा खींच सकते हैं, ठोक के या पीट के कितने लंबे वायर के रूप में खींच सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल या फिर डक्टिलिटी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की वह प्रॉपर्टी है कि एक लंबे वायर के रूप में हम खींच सकते हैं। ठीक है, लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं। बच्चे अगर आप गोल्ड लोगे, ठीक है, अगर आप जो है गोल्ड का बिस्किट लोगे, आपने देखा होगा जो गोल्ड हम लोग ऑर्नामेंट्स के रूप में पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं, मतलब गोल्ड को आप कितने शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, कितने लंबे वायर के रूप में खींच सकते हो। इतना छोटा सा बिस्किट रहेगा, उससे आपके कितने सारे सोने ऑर्नामेंट्स बन जाएंगे बेसिकली। तो मतलब ये है कि हम ठोक के पीट के उसको लंबे वायर के रूप में खींच सकते हैं। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है बच्चे? सबसे ज्यादा डक्टाइल क्या होता है? सोना होता है। आप बोलोगे मैडम कॉपर भी तो है, कॉपर वायर भी पाया जाता है। बिल्कुल बच्चे, कॉपर वायर भी पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर मान लो आप एग्जांपल लो कार्बन का, आप एग्जांपल लो कोल का, तो बच्चे आप कोल पाउडर को देखोगे तो कोल को जब ठोकोगे पीटोगे उसको लंबे वायर के रूप में आप नहीं खींच सकते। फास्फोरस को लंबे वायर के रूप में आप नहीं खींच सकते हो। ठीक है, आप जो है मान लो कोल लिए, कोल को लंबे वायर के रूप में खींच सकते हो क्या? नहीं खींच सकते। फास्फोरस को खींच सकते हो क्या? नहीं खींच सकते। तो ये क्या है बेसिकली? ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। सल्फर को खींच सकते हो क्या? नहीं खींच सकते, ये पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? सभी नॉन मेटल है। जो मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। वही अगर आप बात करोगे कॉपर की, ठीक है, कॉपर का हम लोग जो भी जितने वायर्स बनाते हैं कॉपर के वायर बनाते हैं, या फिर हम बच्चे एल्यूमिनियम के वायर बनाते हैं। ठीक है, या फिर आपको सिल्वर का आपको पायल दिखेगा, ठीक है, तो सिल्वर को आप लंबे वायर के रूप में खींचते हो। गोल्ड के आपको गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हम बनाते हैं। तो ये सारे क्या है? हम ठोक के पीट के, मान लो एक बिस्किट के रूप में उपस्थित है, इसको ठोकेंगे पीटेंगे तो लंबे वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस लंबे वायर के रूप में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है किसमें पाए जाते हैं बच्चे? तो ये मेटल्स में पाए जाते हैं और नॉन मेटल्स में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा बच्चे? गोल्ड इज द आंसर। यहाँ पर कंफ्यूज आप मत होइएगा कि कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों आंसर नहीं है बच्चे, क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, तो अगर हम कॉपर लेंगे, एल्यूमिनियम लेंगे और गोल्ड लेंगे और तीनों को हम जो है खींचने की कोशिश करेंगे, मान लो एक सिमिलर 1 ग्राम का ही कॉपर लेंगे, 1 ग्राम का एल्यूमिनियम लेंगे, 1 ग्राम का गोल्ड लेंगे, तो आप देखोगे गोल्ड को सबसे ज्यादा आप खींच सकते हो। तो गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है, तो गोल्ड इज द आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चे, जीडी में भी आया हुआ क्वेश्चन था और यहाँ पर आप देखिएगा 2019 आपका टायर 1 में भी आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अभी जो जीडी के पेपर हुए हैं उससे क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, या फिर अभी सीटेट के जो पेपर हुए हैं, ठीक है, जितने भी टेट के पेपर हो रहे हैं, रीट के पेपर हो रहे हैं, सभी में जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि क्वेश्चन उसी साल रिपीट हो जाता है। भाई अभी 2 महीने पहले जो पेपर हुआ है, आप लोग इस भ्रम पे मत रहिएगा मैडम अभी जो पेपर, अभी जो एग्जाम हुआ है उससे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेटल्स आर जनरली, सामान्यतः धातुएं कैसी होती है? डक्टाइल, आघातवर्धनीय। अच्छा बच्चे, यहाँ पर जो है आघातवर्धनीय यहाँ पर आएगा और तन्यता आपका ऊपर में आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा की कुचालक। ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर, केवल 1 तथा 2। ओनली 1 and 3, केवल 1 तथा 3। ओनली 2 and 3, केवल 2 and 3 तथा ऑल 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 सभी। एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर से आप देखिएगा बच्चे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आपका फिजिकल प्रॉपर्टी से पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोग को बार बार बोलूंगी, जो भौतिक अवस्था है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, वो आप ध्यान रखिएगा। उससे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके एसएससी में। ठीक है,
तो मेटल्स आर जनरली सामान्यतः धातुएं कैसी होती है, डक्टाइल या तन्य, मैलिएबल या आघातवर्धनीय, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऊष्मा की कुचालक, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3, ओनली 2 and 3, ऑल 1, 2 and 3। एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दो कि मेटल के कौन कौन से प्रॉपर्टी है, इनमें से कौन कौन से प्रॉपर्टी सही है, कौन से प्रॉपर्टी गलत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चे। मोस्टली जो है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा यूपीएससी में पूछा जाता है, पर एसएससी भी पूछना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ओके। मेटल्स आर जनरली, क्या आंसर होगा बच्चे, देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स जो है डक्टाइल होते हैं। अभी मैंने बताया था मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। डक्टाइल कौन सा फीचर है, किसी भी वायर, किसी भी मेटल्स को हम थोक के पीट के लंबे वायर के रूप में खींच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चे मैलिएबल या फिर आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय जो प्रॉपर्टी होता है ये भी किसमें पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटल में पाए जाते हैं। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी धातु को हम जब ठोकेंगे पीटेंगे तो चपटे प्लेट के रूप में, चपटे चादर के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चे एल्यूमिनियम फॉइल हम जो घर में यूज करते हैं अपने खानों में रैप करने के लिए, एल्यूमिनियम फॉइल वो क्या है, चपटा चादर है, पतली सी परत है। ठीक है, तो आप जो है एल्यूमिनियम जो ऑब्टेन करते हो नेचर में, उसको ठोकोगे पीटोगे, उसके बाद आपको फॉइल मिलता है। तो बेसिकली अगर हम क्या बच्चे कोल को लेंगे, कोल पाउडर को आप जब ठोकोगे पीटोगे तो पतली चादर के रूप में परिवर्तित होता है, नहीं होता है। ठीक है, सल्फर को लोगे, सल्फर को आप ठोकोगे पीटोगे तो पतली चादर के रूप में परिवर्तित होगा, नहीं होगा। ठीक है, फास्फोरस को ले लीजिए बच्चे, फास्फोरस को आप ठोकोगे पीटोगे तो पतली चादर के रूप में परिवर्तित होगा, नहीं होगा। तो मतलब ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बच्चे नॉन मेटल्स हैं, ये तीनों अधातु हैं। और अधातुओं में आपका जो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, मैलिएबिलिटी जो है एब्सेंट होती है, इसमें आघातवर्धनीयता नहीं पाया जाता। आघातवर्धनीयता की प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में पाई जाती है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल या फिर सिल्वर फॉइल। ठीक है, तो जितने भी फॉइल है ये बेसिकली क्या है, मैलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, हम किसी भी मेटल को ठोकेंगे पीटेंगे तो वो पाउडर के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे, आपने डक्टिलिटी तो अभी देखा था कि ये मेटल्स में पाया जाता है, मैलिएबिलिटी मैंने आपको समझा दिया। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो बच्चे देखिए जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल्स में क्या पाया जाता है बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, तो हीट का जो बेसिकली ये कैसे होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वही अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से वो हीट को या ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मेटल्स कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। आपने देखा होगा बच्चे, हम जितने भी रॉड बनाते हैं, अगर कॉपर रॉड यूज कर रहे हैं या फिर हम जो है बर्तन यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम जो बर्तन यूज करते हैं बच्चे, ये बर्तन किसके बने होते हैं, ये बर्तन बेसिकली मेटल्स के बने होते हैं। मेटल्स के क्यों बने होते हैं, आपने कभी देखा है कोल का बना हुआ या फास्फोरस का या सल्फर का, नहीं, ये हमेशा किसका बनेगा, एल्यूमिनियम का बनेगा। ठीक है, सिल्वर का बनता है। तो हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, मेटल्स का बर्तन बनाते हैं यूटेंसिल्स के रूप में, क्योंकि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, वही नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं। तो आपका जो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर आपका ओनली 1 and 2। देखिए आपका 1 सही है और 2 सही है, आपका 3 वाला गलत है। तो आपका कौन सा सही होगा, ओनली 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। 1 and 3 आपका ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 3 सही आंसर नहीं है। 2 and 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 3 आपका सही आंसर नहीं है। ऑल 1 and 2 and 3 भी गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि 3 इसमें आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या सही आंसर है, केवल 1 and 2। मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तन्यता की, आघातवर्धनीयता की, और यहाँ पर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, ओके।
बच्चे मैं यहाँ पर कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इस बार क्वेश्चन मेटल से पूछा गया है, तो हो सकता है क्वेश्चन अब नॉन मेटल से पूछा जाएगा, इसलिए बार बार आप लोग कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंबल ऑफ गोल्ड इज, सोने का प्रतीक क्या है? mg, hg, ag या au? एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। सिंबल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग हर एक सिंबल को याद रखिएगा, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। सोने का प्रतीक क्या है? सिंबल ऑफ गोल्ड इज, सोने का प्रतीक क्या है? सिंबल ऑफ गोल्ड इज mg, hg, ag या फिर au? एसएससी एमटीएस टायर 1 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। देखिए एमटीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार इस चीज को मैं ध्यान में ला रही हूँ, सिंबल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंबल टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं है कि क्वेश्चन अब गोल्ड का ही पूछेगा, अगली बार हो सकता है सिल्वर का पूछ दे, हो सकता है मरकरी का पूछ दे, ठीक है। तो बच्चे इस चीज को ध्यान रखिए, हो सकता है टीन का पूछ दे, हो सकता है लेड का पूछ दे, ठीक है। तो बच्चे देखिए सिंबल ऑफ गोल्ड इज, गोल्ड क्या होता है? गोल्ड का आपको क्या नाम है? ऑरम बोलते हैं हम गोल्ड को। तो ऑरम से क्या आता है बच्चे? एयू, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा गोल्ड से कोई आपका नाम आएगा जी से, ठीक है, जी नहीं होगा आपका। क्या होगा? गोल्ड को हम क्या बोलते हैं? ऑरम बोलते हैं, और ऑरम से वर्ड आया है एयू, ठीक है। एजी किसका है बच्चे? तो एजी आपका फुल फॉर्म होता है आर्जेंटम, और आर्जेंटम मतलब ये होता है सिल्वर, ठीक है। तो एजी किसका सिंबल है? सिल्वर का सिंबल है। एचजी किसका सिंबल है बच्चे? एचजी आपका मरकरी का सिंबल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और चौथा है आपका एमजी, एमजी किसका सिंबल है? मैग्नीशियम का सिंबल है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑरम और आर्जेंटम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिल्वर के लिए तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन सिल्वर के लिए एजी कहाँ से आ गया, ठीक है। और गोल्ड के लिए आपका एजी होना चाहिए, एयू कहाँ से आ गया, ठीक है। एचजी आपको सभी को पता है, लगभग लोग को पता रहता है। मैग्नीशियम के लिए एमजी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम के लिए एमजी और मैग्नीज के लिए एमएन है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज में, एमएन मैग्नीज, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमएन मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर एटम? निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक या फिर एल्यूमिनियम? एसएससी T1 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था बच्चे, मोस्टली नहीं पूछता एसएससी, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर एटम? निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? एसएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक या फिर एल्यूमिनियम? जल्दी से बता दो इसका आंसर बच्चे, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर। अगर आप लोग को नहीं पता है तो साथ ही साथ में ये बोलूंगी कि जिन लोगों को आंसर नहीं बन रहा है वो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप सभी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। अगर आप लोग को आता तो आप लोग मेरी क्लास अटेंड नहीं करते। साथ ही अपने साथ वाले बच्चों से कंपेयर मत करो, बच्चे उसको आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है, तो आप डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको नहीं पता, आप पर्सनली किसी को भी नहीं जानते हो, कोई 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है, कोई 3 साल से प्रिपेयर कर रहा है, किसी को 2 महीने ही हुए हैं। तो बच्चे आप लोग कंपेयर मत करना, सभी यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। कोई बच्चा हो सकता है रिवाइज कर रहा है, आप हो सकता है अभी आपका 1 महीना भी नहीं हुआ आपको पढ़ते हुए, ठीक है, तो आपको कैसे बनेगा? तो इसीलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। तो बच्चे इसका क्या आंसर होगा? अगर आप फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक को देखोगे तो ये तीनों कैसे एलिमेंट है? ये पेंटावेलेंट एलिमेंट है, पेंटावेलेंट एलिमेंट है, ठीक है। और आपका एल्यूमिनियम कैसा एलिमेंट है? इसमें 3 वैलेंस होते हैं। तो आपका जो डोनर एटम कौन सा नहीं है? एल्यूमिनियम विल नॉट बी द डोनर एटम, ठीक है। एक ऐसा रहेगा एक्सेप्टर एटम रहता है, एक्सेप्टर एटम, ठीक है, क्योंकि इसका वैलेंसी कितने हैं? 3 है, बाकी इन सब के वैलेंसी कितने हैं? 5 है, तो ये पेंटावेलेंट एलिमेंट है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट ही हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ, धातु कर्म एक कौन सी प्रक्रिया है? एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर, अयस्क के धातुओं के निष्कर्षण की, रोस्टिंग द ओर, अयस्क के भर्जन की, लिक्विफिकेशन ऑफ मेटल, धातुओं के तरलीकरण की, या एडिंग मेटल टू द ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में मौजूद अयस्क में धातु मिलाने की? एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ, धातु कर्म एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है।
मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर, अयस्क के धातुओं के निष्कर्षण की, रोस्टिंग द ओर, अयस्क के भर्जन की, लिक्विफिकेशन ऑफ मेटल, धातु के तरलीकरण की, या फिर एडिंग मेटल टू द ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में मौजूद अयस्क में धातु मिलाने की। एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे देखिए ओर और मिनरल क्या होता है। बेसिकली देखो, अगर हम एग्जांपल ले बॉक्साइट का, बॉक्साइट किसका ओर है बच्चे, तो एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। अब देखिए, इस अगर बॉक्साइट के रूप में हमारे नेचर में एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। अब बॉक्साइट को आप देखोगे बच्चे, इसमें बॉक्साइट में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल भी होंगे, धूल के कण होंगे, सैंड होंगे, ग्रेवल्स होंगे और भी अदर मिनरल्स होंगे। हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बॉक्साइट से क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को प्राप्त करेंगे। किस प्रोसेस के द्वारा, मेटलर्जी के प्रोसेस के द्वारा। कहने का मतलब है इसमें जो भी ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए अनुपयोगी है, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, धूल के कण हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, अदर मिनरल्स हो गए, ऐसा नहीं अदर मिनरल्स नहीं पाए जाते, ज्यादा मात्रा में आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी मेटल्स को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। तो इसी से आपका जो किसी भी और से पर्टिकुलर एलिमेंट को या मिनरल को प्राप्त करने की जो किसी भी और से बच्चे हम जो यहाँ पर प्राप्त करते हैं एलिमेंट को, उस प्राप्त करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया, हम कैसे भट्टी में जलाते हैं, अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है, रिडक्शन हो गया। तो ये सारे प्रोसेस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम दी ओर, अयस्क से धातु के निष्कर्षण की जो एक प्रक्रिया होती है, मेटलर्जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेटल जनरली फॉर्म, धातुएं सामान्यतः क्या निर्मित करती है, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, बोथ बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड। पहला ऑप्शन है क्षारीय ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है उदासीन ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है क्षारीय तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों। एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चे, किस किस तरीके के क्वेश्चन एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। बच्चे अभी तक हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन आपका किससे पूछा गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज से पूछा गया है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको सारे केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको सिर्फ और सिर्फ जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, और साथ में इतना पढ़ लीजिएगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें मेटल और नॉन मेटल जो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, मेटल जनरली फॉर्म, धातुएं सामान्यतः क्या निर्मित करती है, क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड या फिर क्षारीय तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, मेटल जनरली फॉर्म, यहाँ पर ऑक्साइड कैसे बन रहा है, हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, यहाँ पर हम अभिक्रिया करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। आप सभी को पता है बच्चे, हमारे आसपास कितने सारे मेटल्स उपस्थित है, हमारे वातावरण में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। तो इन दोनों की अभिक्रिया को हम नहीं रोक सकते, ठीक है। तो क्या बनता है, क्या बनता है बच्चे, एक सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ। कौन से मेटल का एग्जांपल लूं मैं, सोडियम का लेती हूँ। मान लो सोडियम है, सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है, Na2O। तो यहाँ पर जब सोडियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Na2O बनता है, क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। आपका यहाँ पर मेजर क्या ध्यान होना चाहिए, मेजरली आपका ध्यान होना चाहिए कि जो ऑक्साइड बन रहा है किस नेचर का है, एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। तो बच्चे देखो, यहाँ पर जो ऑक्साइड बन रहा है, ये इसको अगर आप Na2O को आप लिटमस पेपर लोगे और लिटमस पेपर में आप जब देखोगे तो लिटमस पेपर का कलर को ये कैसा कर देगा, ये हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड के होते हैं, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड के होते हैं। तो आप रेड लिटमस पेपर लोगे तो उसको क्या कर देगा, ये ब्लू में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। तो इसका क्या नेचर कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है। वहीं अगर आप कोई भी लोगे, मान लो कार्बन ले लेते हो, कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा बच्चे, CO2 बनेगा, ठीक है। अब इस CO2 को आप जो है वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, जो कार्बोनिक एसिड बनेगा, उस कार्बोनिक एसिड को आप लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करवाओगे, लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम नॉन मेटल को लेते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो नॉन मेटल जो है किस प्रकार का ऑक्साइड बना रहा है, तो वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। वही मेटल की अगर हम बात करेंगे तो मेटल क्या बना रहा है, आपका बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कौन किस प्रकार का ऑक्साइड जो है वो बना रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया।
तो यहाँ पर आपको मेटल जनरली क्या होते हैं बच्चे, मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल्स आपका क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉन मेटल जो है आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल्स आपका क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बोथ बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड आपका नहीं होगा, उदासीन ऑक्साइड भी आपका नहीं होगा। कोई भी एग्जांपल लो, आप सल्फर ले लोगे मान लो, तो सल्फर को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनाएगा आपका, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रकार का क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। वही सोडियम की जगह आपको ले लो, पोटेशियम ले लो, ठीक है, लिथियम ले लो, वो सारे कैसे बनाएंगे आपके, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MsO4 इज द फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट, इट्स क्लोराइड फॉर्मूला विल बी। एक धातु सल्फेट में सूत्र MsO4 है, उसी धातु के क्लोराइड में सूत्र कैसा होगा, M2Cl3, M2Cl, MCl2 या फिर M3C3। SSC MTS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। SSC MTS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से इसका आंसर बता दो, जल्दी से इसका आंसर बता दो। जल्दी से इसका आंसर बता दो। ऐसा होगा, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दो। MsO4 इज द फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट, इज क्लोराइड फॉर्मूला विल बी। एक धातु सल्फेट में सूत्र MsO4 है, उसी धातु के क्लोराइड में सूत्र क्या होगा। SSC MTS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। SSC MTS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बच्चे, MsO4 है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो M है वो क्या बता रहा है, किसी भी एक एलिमेंट को बता रहा है, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट को बता रहा है। सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है बच्चे, तो सल्फेट का वैलेंसी -2 होता है, ठीक है। अब ये दोनों, इसका क्या होगा, मान लो सल्फेट का जब -2 है तो आपका M का क्या होगा, +2 होगा। तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और क्या फॉर्मूला बन रहा है, MsO4 बन रहा है। अब हमें बता रहा है कि इट्स क्लोराइड फॉर्मूला विल बी। थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था MTS में, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग 8-9 में पढ़े हैं, आप लोग भूल गए हो बस, ठीक है। अब बच्चे देखिए, M का वैलेंसी क्या है, यहाँ पर 2 है, क्लोराइड से रिएक्ट करने बोल रहा है। जब M को हम क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे तो M का वैलेंसी कितना है, +2 है। क्लोरीन का कितना रहता है बच्चे, -1 रहता है। तो अब आप रिएक्ट करवाइए तो क्या होगा आपका, MCl2 होगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा बच्चे, MCl2 होगा, ठीक है। क्योंकि M जो है आपका 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, Cl को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, इसका ही आंसर MCl2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर एटम। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कर चुका है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रिड्यूसर इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग रेलवे ट्रैक। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है। SSC MTS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रिड्यूसर इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा अवकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। SSC MTS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे केमिस्ट्री में आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, आपके ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली केमिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं, मेटल नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। Which of the following is used as a reducer in the reaction involving railway track। बच्चे इसका आंसर एल्यूमिनियम होगा, नाइट्रोजन कार्बन नहीं होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का हम उपयोग करते रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए एक अवकारक के रूप में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, इसलिए एकदम ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है। इस चीज को याद कर लीजिए, ये आपके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा ऑप्शन है लो आयोनाइजेशन। बच्चे इसका ये स्पेलिंग होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और चौथा है बच्चे मैलिएबिलिटी या फिर आघात वर्धनीयता। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, कम विद्युत ऋणात्मकता, कम आयनीकरण ऊर्जा, आघात वर्धनीयता। SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है।
एसएससी सीएचएसएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। Which among the following is not a characteristic of transition metals? निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? जल्दी से बता दो इसका आंसर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चे, हम पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है और एफ ब्लॉक क्या होता है। ट्रांजिशन मेटल हम किस ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल हम लोग किस ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं बच्चे? तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स उसको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको हम ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण धातु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो दोनों के मिक्स बताता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी जो है मेटल्स के जैसा सिमिलर इसके शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के जैसे दिखाते हैं, इसलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं या फिर आपका संक्रमण धातु बोलते हैं। अगर हम बात करें बच्चे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, मेटल्स कौन से ब्लॉक में आते हैं? मोस्टली एस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो दोनों का मैं प्रॉपर्टी बता दे रही हूँ। सिमिलैरिटी मोस्टली क्या होता है, डी ब्लॉक जो है एस ब्लॉक से किस तरीके से सिमिलर है, तो दोनों के जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, दोनों के धातु कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं। मतलब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, वही अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या शो करते हैं बच्चे? मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, आघात वर्धनीयता की प्रॉपर्टी शो करते हैं। आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है? इनको जब हम ठोकेंगे पीटेंगे तो पतली चादर के रूप में यह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देन दोनों ही क्या है बच्चे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस चीज को आप नोट करिएगा बच्चे, तो आपको समझ में आएगा कि डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी और क्या क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइएगा स्टार मार्क करके। ठीक है, तो बच्चे मेटल जो है एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में ये सारी सिमिलरिटीज है। ये दोनों मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, मैलिएबिलिटी शो करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। लस्टर, लस्टर मतलब क्या होता है? ये चमकते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, वही इनमें डिफरेंसेस क्या है? अब मेटल्स या फिर एस ब्लॉक, अभी तक तो हम जो है सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे डिफरेंसेस की, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में डिफरेंसेस की। ठीक है, डिफरेंसेस क्या होता है बच्चे? तो अगर हम एस ब्लॉक की बात करेंगे तो एस ब्लॉक जो है डी ब्लॉक से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी किसकी? एस ब्लॉक की और डी ब्लॉक की। अब हम बात करेंगे बच्चे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की भी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम एक पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड आपका क्या रहता है? एस ब्लॉक रहता है। राइट साइड क्या रहता है बच्चे? राइट साइड आपका पी ब्लॉक रहता है और आपका बीच में क्या रहता है? डी ब्लॉक रहता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो डी ब्लॉक है 3 नंबर से 12 नंबर तक किसके किसके बीच में उपस्थित है? एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ये कुछ प्रॉपर्टी एस ब्लॉक के जैसे शो कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टी पी ब्लॉक के जैसे शो कर रहा है। तो हमने अभी देख लिया एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में क्या सिमिलैरिटी था। अब हम देखेंगे डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो देखिए जो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक है ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सब कुछ रटोगे ही नहीं आप लोग, थोड़ा तो समझ लीजिए डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो बच्चे देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दोनों ही बहुत वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है दोनों के बीच में। लेकिन अगर डिफरेंसेस की बात करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंसेस में देखिए जो आपका डी ब्लॉक है वो मोस्टली क्या होता है? मेटल होता है।
डी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली मेटल्स होते हैं, वही जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स भी होते हैं और साथ साथ कुछ जो है नॉन मेटल्स भी हैं। ये चीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ नॉन मेटल्स भी है, कुछ मेटेलॉइड्स भी है। मेटेलॉइड्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपधातु है। ठीक है, अब चलिए आपने समझ लिया कि जो डी ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से सिमिलैरिटी रखता है एस ब्लॉक से, किस तरीके से वो सिमिलैरिटी रखता है पी ब्लॉक से। अब हम आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस चीज को नोट कर लेना बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का एक बार, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूंगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी कि जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, एकदम सरल शब्दों में मैंने समझा दिया है, इतने सरल शब्दों में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी दिया गया है बच्चे, यहाँ पर दिया गया है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करने की या आकर्षित करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल या कोई भी एलिमेंट कितने ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इस चीज को मैं नोट कर रही हूं। एस ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो एस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहता है बच्चे, लो रहता है। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। वैसे ही अगर हम डी ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक में भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है वो क्या रहता है, लो रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, वो डोनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे बच्चे, तो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाई होता है। ये इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। ठीक है, तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही आकर्षित करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो अब बच्चे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ आपका, ये ऑप्शन तो आपका सही है, क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है और जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है दोनों ही कम विद्युत ऋणात्मकता शो करते हैं। देन आता है बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनीकरण ऊर्जा क्या है बच्चे, देखिए कोई भी एटम है, एटम के आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो बच्चे देखिए बीच में आपका क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करता है, बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। नाभिक जो रहता है वो क्या करता है, नाभिक आवेश, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी बाहर से, सो दैट इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सके। जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चे देखो जब हम एस ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है, एस ब्लॉक की बात करेंगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जल्दी निकल जाते हैं बाहर, उनमें हमको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डोनेटिंग नेचर के ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के। लेकिन अगर हम पी ब्लॉक की बात करेंगे तो पी ब्लॉक में मैंने अभी आपको बताया उनका विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक बल से, आपका बहुत हाई न्यूक्लियर चार्ज से उनको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके रखते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है बच्चे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नाभिक आवेश बढ़ रहा है। नाभिक आवेश बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन को आकर्षण बहुत ज्यादा हाई एनर्जी से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी ब्लॉक के पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, कम मतलब हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक में आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, मैलिएबिलिटी अभी मैंने बताया एस ब्लॉक भी शो करता है और डी ब्लॉक भी शो करता है। पहला ऑप्शन है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति बच्चे देखिए जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर के नहीं होते। तो आपका क्या आंसर होगा, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा एक तो प्रॉपर्टी नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट का, ट्रांजिशन मेटल्स का, तो ए इज नॉट द प्रॉपर्टी। बाकी जो बी, सी और डी है वो आपके तीनों प्रॉपर्टी है। आप एक बार मुझे बता दीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आया कि नहीं तो इसका एक बार आपको मैं फिर से लिखवा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए।
कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझा रही हूँ, क्योंकि इसके बिना आपका पीरियोडिक टेबल पूरा ही अधूरा है। ठीक है, देखिए जब हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे बच्चे तो क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो आपका क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बच्चे, तो आप देखिए एक ही सेल में, ठीक है, सेल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, एटम का साइज धीरे धीरे छोटा होते जाता है। क्यों छोटा होते जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर में, जो आपके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो बढ़ते जा रहे हैं बीच में। ठीक है, नाभिक आवेश बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो बाहर का इलेक्ट्रॉन और बीच का जो न्यूट्रॉन है, जो बीच में उन दोनों के बीच में जो स्पेस है, एटॉमिक रेडियस है, वो तो नहीं बढ़ रहा है, वो तो उतना ही है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, बल्कि बेसिकली कम हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे बच्चे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते, मतलब सेल उतना ही है, एक ही सेल है, लेकिन नाभिक आवेश बढ़ते जा रहा है, इसलिए एटॉमिक साइज क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा। इसीलिए जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमें ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर का जो एलिमेंट है उसका जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी को रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, जितना ज्यादा नाभिक आवेश होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतना ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, एक एटम की बात कर रही हूँ, यहाँ पर बीच में नाभिक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है। ठीक है, इस जिस बंध से जुड़ा हुआ है ये नाभिक से, उस बंध को तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है, इस एटम की बात की, अब हम एक और एटम लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों एटम में क्या डिफरेंस है, एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें एटॉमिक रेडियस और कम है, कहने का मतलब है कि ये और पास में है नाभिक के, तो और ज्यादा हाई एनर्जी से बंधा हुआ है, बहुत ज्यादा नाभिक आवेश में, तो इसमें हमें और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कहने का मतलब जितना ज्यादा छोटा होते जाएगा, जितना एटॉमिक रेडियस छोटा होते जाएगा, उतना ज्यादा हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आप लोग को आयनीकरण ऊर्जा और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल, सॉरी बच्चे इसमें से एक डिफरेंस है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल कर लीजिए। निम्न में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है, हिंदी में तो सही है, इंग्लिश में बस आपका गलत था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। एसएससी सीपीओ एसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्टीनियम, बोरियम, बोरियम का स्पेलिंग बच्चे BORIUM, एजेनियम या फिर रेडियम। बच्चे ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टी एस ब्लॉक के जैसे भी शो करता है, कुछ प्रॉपर्टी पी ब्लॉक के जैसे भी शो करता है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्टीनियम, बोरियम, एजीनियम है ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन रेडियम क्या है बच्चे, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, रेडियम आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ये बाकी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है। Which reference to metals and their ores, which of the following pair is incorrect? धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोबाल्ट स्मेलाइट, गोल्ड कैलेवराइट, मरकरी ग्रीनोकाइट या फिर एल्यूमिनियम क्रायोलाइट। बच्चे और से बार बार क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मेटल्स के आप लोग और याद रखिएगा, सारे नॉन मेटल्स के मुख्यतः जो मेन मेटल्स नॉन मेटल्स है उनके और जरूर याद रखिएगा, और से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से बता दो इसका आंसर। विथ रेफरेंस टू मेटल्स एंड देयर ओर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोबाल्ट इज फॉर स्मेलाइट, गोल्ड कैलेवराइट, मरकरी ग्रीनोकाइट, एल्यूमिनियम क्रायोलाइट। क्या सही आंसर होगा? एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है।
विथ रेफरेंस टू मेटल्स एंड देयर ओर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे देखिए, कोबाल्ट का स्मेलाइट एकदम सही है, ठीक है। कोबाल्ट किससे प्राप्त किया जाता है? स्मेलाइट से प्राप्त किया जाता है। गोल्ड किससे प्राप्त किया जाता है? कैलेवराइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। एल्यूमिनियम आपका बॉक्साइट से भी प्राप्त किया जाता है और क्रायोलाइट से भी प्राप्त किया जाता है। आप लोग बोलोगे मैडम जो है बॉक्साइट नहीं लिखा है, क्रायोलाइट Na3AlF6 होता है क्रायोलाइट का फॉर्मूला, ठीक है, Na3AlF6। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीनोकाइट है, ग्रीनोकाइट किससे प्राप्त किया जाता है? ये आपका ग्रीनोकाइट से कैडमियम प्राप्त किया जाता है। जो यहाँ पर मरकरी दिया है, मरकरी का जो ओर का नाम है वो क्या है आपका? सिनेबार। ये चीज नोट कर लीजिएगा, मरकरी जो है सिनेबार से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट किसका ओर का नाम है? तो कैडमियम का ओर का नाम है। अब बात यहाँ पर यह आती है बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन तो एक है, इंफॉर्मेशन 5 है, पांचों का आपको याद रखना है। अगली बार क्वेश्चन पूछा सकता है क्रायोलाइट के बारे में, तो एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट आपको याद रखना है। स्मेलाइट किसका होता है? कोबाल्ट का होता है। कैलेवराइट किसका होता है? गोल्ड का होता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का होता है। मरकरी का आपका सिनेबार होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डैश इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? मरकरी, लेड, स्टेनलेस स्टील या फिर सिल्वर, पारा, सीसा, स्टेनलेस स्टील या फिर चांदी। एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। डैश इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स में से गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स में से गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं? अगर नहीं पता है बच्चे तो आपने देखा होगा घर में जो हम जो है जितने भी बर्तन लेते हैं वो किसके बने होते हैं? क्या वो कोल के बने होते हैं? नहीं। क्या वो सल्फर के बने होते हैं? नहीं। क्या वो फास्फोरस के बने होते हैं? नहीं। कहने का मतलब है ये तीनों क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। मतलब कि अधातु क्या होते हैं? ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, ठीक है, ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं। तो ऊष्मा के सुचालक कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। किसका बना होता है? या तो एल्यूमिनियम का बनेगा या तो सिल्वर का बनेगा। कहने का मतलब है जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सॉरी ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब ऊष्मा के सुचालक क्यों है बच्चे? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है हीट को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर इसमें से क्या है बच्चे? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, चांदी जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। वही अगर आप मरकरी और लेड की बात करोगे तो मरकरी और लेड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। लेड ऑप्शन में रखेगा और क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो मरकरी और लेड दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। चांदी आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेम द ओनली मेटल दैट इज एंटी बैक्टीरियल, उस एकमात्र धातु का नाम बताए जो जीवाणुरोधी होती है। एसएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर कॉपर। सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर ताम्र। बच्चे एक हिंट दे रही हूँ, आप सभी के घर में जो है हम लोग जो कॉपर है, कॉपर वेसल में पानी पीते हैं। आपको बोला जाता है घर में रात को बच्चे कॉपर वेसल में पानी रख दो, सुबह उठ के पियो। क्यों? उससे हमारे अंदर के जितने भी जीवाणु, विषाणु, कवक है वो मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है? तो कॉपर, ताम्र जो है एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है, क्योंकि इसके सरफेस में, इसके सतह पे जो जीवाणु है वो काफी देर तक जीवित नहीं रह सकता, मृत हो जाता है। तो इसका पानी पीने से हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो आपने अपने दादी नानी से सुना होगा कि अब कॉपर बर्तन में पानी रख के पीना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा एंटीबैक्टीरियल होता है, जीवाणुरोधी होता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर जो है एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी सोडियम, सोडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर,
A lot of heat is generated when sodium reacts with water and oxygen. It is stored in kerosene. It is a non-metal. SSC CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सोडियम ऑक्सीजन तथा जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। जब सोडियम जल तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। यह एक अधातु है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत कथन है सोडियम के रिगार्डिंग? जल्दी से बता दो इसका आंसर। एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी सोडियम? सोडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे देखो, अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। आपने देखा होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट में भी सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, थोड़ा सा भी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा वो रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं। केरोसिन में डुबो के क्यों रखते हैं? सो दैट वो प्रोटेक्ट रहे, आग ना लगे। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन है, केरोसिन में उसको डुबो के रखते हैं सो दैट वो अभिक्रिया ना करे। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ये। A lot of heat is generated when sodium reacts with water and oxygen, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, ये अभिक्रियाशील होता है। इट इज अ नॉन मेटल। बच्चे नॉन मेटल नहीं है, एक प्रकार का मेटल है, धातु है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। अधातु कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर के। सोडियम क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट शेल में जो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसको डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये कैसा है? एक प्रकार का मेटल। इसका सही आंसर क्या होगा? नॉन मेटल। क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चे इनकरेक्ट। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी विल बी दी राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विथ अ नाइफ? निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कॉपर, जिंक, आयरन या फिर सोडियम? एसएससी जेई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से किस मेटल को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटने का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा नरम होगा। कॉपर, जिंक, आयरन, सोडियम। बच्चे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर में कॉपर का कोई भी बर्तन रखा होगा, काट के देखिए। जिंक आपके घर पे होगा, काट के देखिए। आयरन आपके घर पे होगा, काट के देखिए। बच्चे नहीं कटेगा, ये तीनों ही नहीं कटेंगे। सोडियम कट जाएगा। सोडियम बहुत ज्यादा क्या होता है? सॉफ्ट होता है। वैसे बच्चे मेटल जो आपके क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम एक एक्सेप्शन केस है। सोडियम को हम चाकू से काटेंगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सोडियम विल बी द राइट आंसर। एक्सेप्शन विल ऑलवेज बी देयर। आपको एक्सेप्शन याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वही से पूछा जाता है। अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो सारे मेटल क्या होते हैं? सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल कौन सा नॉन मेटल एक्सेप्शन कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी है। तो क्वेश्चन आपका मरकरी से पूछा जाता है, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि आपका सॉफ्ट कौन सा मेटल होता है? तो सोडियम होता है। सोडियम आपका चाकू से कट सकता है। तो एक्सेप्शन जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एक्सेप्शन वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ईच फ्लोरीन एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, ईच फ्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन नाइदर गेन नॉर लूजेस इलेक्ट्रॉन, द कंपाउंड फॉर्म इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। फ्लोरीन ना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है ना ही खोता है। निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। एसएससी एमटीए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे थोड़ा सा डीप पूछ दिया गया है क्वेश्चन, लेकिन उतना भी ज्यादा डीप नहीं है। ऑलरेडी मैंने सब कुछ क्लास में पढ़ाया हुआ है। जिन लोगों को फाउंडेशन बैच चाहिए बच्चे, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ईजिली नाम से। ईजिली बैच में बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है आपका फाउंडेशन बैच, जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका फाउंडेशन से पढ़ना है। ठीक है, वह सोडियम रिएक्ट्स विद फ्लोरीन क्या होता है बच्चे? जब सोडियम को हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है? NaF बनता है। ठीक है, सोडियम को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेसिकली इसका जो मोल्टन स्टेट है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड जो फॉर्म होता है मोल्टन स्टेट में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि जो ये इसमें क्या उपस्थित रहते हैं?
इसमें इलेक्ट्रॉन्स आयंस उपस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से मोल्डन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आपने NaCl वाला एक्सपेरिमेंट तो आप सभी ने किया होगा। हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो हम NaCl सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो NaCl में आपका क्या होता है, मोल्डन स्टेट में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरोलुसाइट इज एन ओर या मिनरल ऑफ। पैरोलुसाइट किसका, अयस्क का या फिर खनिज है? मरकरी का, मैग्नीज का, मोलिब्डेनम का या फिर लेड का? SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे आपको और वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ, जितने भी और वाले क्वेश्चन है सभी को रट लो, याद कर लो, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, पैरोलुसाइट इज एन ओर या फिर मिनरल ऑफ। जल्दी से इसका आंसर बता दो। मरकरी, मरकरी को हम हिंदी में बोलते हैं पारा, पारा। देन आपका मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है या फिर लेड है? मरकरी, मैग्नीज, मोलिब्डेनम या फिर लेड। पैरोलुसाइट इज एन ओर या फिर मिनरल ऑफ। किसका ओर या फिर मिनरल है बच्चे? मैग्नीज इसका सही आंसर होगा। जिनको नहीं बन रहा है वो नोट कर लेना, मैग्नीज इज द राइट आंसर। मरकरी का जो ओर है वो सिनेबार है, नोट कर लीजिएगा। मरकरी का जो ओर है वो सिनेबार है। लेड का जो ओर है बच्चे वो गैलेना है, गैलेना, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। सिनेबार मरकरी का है, लेड का ओर पूछा जाता है गैलेना है, पैरोलुसाइट आपका मैग्नीज का ओर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा जिसको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ कॉपर। निम्नलिखित में से एक तांबे का अयस्क कौन सा है? चाल्कोसाइट, सिनेबार, गैलेना या फिर कैसेटराइट? SSC GD 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? SSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और वाले जितने भी क्वेश्चन है बच्चे, इसमें से देखिए आपको चारों का आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि इस बार कॉपर का पूछा है, अगली बार सिनेबार के में पूछा जा सकता है, या फिर गैलेना के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कैसेटराइट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल्दी से इसका आंसर बता दो। SSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? चाल्कोसाइट, सिनेबार, गैलेना या फिर कैसेटराइट? SSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जस्ट मैंने बताया सिनेबार का क्या होगा बच्चे, मरकरी होगा। गैलेना का क्या है, लेड है। कैसेटराइट का क्या है, गैलेना का लेड है, कैसेटराइट का बच्चे आपका टिन है। तो आपका चाल्कोसाइट किसका होगा, कॉपर का होगा। सही आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा, चाल्कोसाइट इज द राइट आंसर, कॉपर का ओर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहते हैं, मैग्नाइट इज एन ओर ऑफ। मैग्नाइट किसका खनिज का है? बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज या फिर कॉपर? SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नाइट इज एन ओर ऑफ। मैग्नाइट किसका अयस्क या फिर खनिज है? बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज या फिर कॉपर? SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नाइट इज एन ओर ऑफ। बच्चे देखिए, अभी हमने पढ़ा कॉपर का क्या था, चाल्कोसाइट था, ठीक है। मैग्नीज का क्या है यहाँ पर, मैग्नीज आपका सही आंसर होगा। मैग्नाइट का आपका क्या होगा, मैग्नीज होगा। MM करके आप याद रख सकते हो, मैग्नाइट जो है मैग्नीज का ओर है, ठीक है। नोट करते जाइएगा सभी लोग, जिसको नहीं आ रहा है आंसर, सो दैट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर गलतियां कर रहे हो कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप लोग गलतियां मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बेराइल इज एन ओर या मिनरल ऑफ। बेरिल जो है वो किसका अयस्क या फिर खनिज है? निकल का, बेरिलियम का, लेड का या फिर टिन का? SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेरिल इज एन ओर या फिर मिनरल ऑफ। बेरिल किसका अयस्क या फिर खनिज है? निकल का, बेरिलियम का, लेड का या फिर टिन का? SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बता दो इसका। बेरिल किसका ओर या फिर खनिज है? बच्चे देखो नाम से समझ में आ रहा है, बेरिल आपका बेरिलियम का है, ठीक है। एक हिंट है, बेरिल और बेरिलियम बहुत कुछ सिमिलर कर रहा है, तो याद रखिएगा बेरिल बेरिलियम। लेड का आप लोग को मैं बार बार बता रही हूँ, याद रखिएगा गैलेना। टिन का आप लोग को याद रखना है कैसेटेराइट, कैसेटेराइट, ठीक है, कैसेटेराइट।
याद रखिएगा, जो जो आप लोग को नहीं बन रहा है नोट करते जाना। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, ये तो आई थिंक सभी को बन जाएगा क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इजी है। एल्यूमिनियम, बेरिलियम, लेड या फिर टीन। एसएससी सीएचएसएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, बॉक्साइट किसका अयस्क खनिज है? बॉक्साइट किसका अयस्क खनिज है बच्चे? सभी को पता है एल्यूमिनियम इसका सही आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और याद रख लीजिएगा, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट भी किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट से भी हम क्या प्राप्त करते हैं? तो एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na3Al(F6), ठीक है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3, ठीक है। तो याद रखिएगा, बॉक्साइट हम क्या प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। जिनको नहीं पता है वो नोट कर लो। क्रायोलाइट से भी क्या प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following minerals has cassiterite as its ore? कैसेटेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? एसएससी एमटीआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन या फिर सिल्वर। Which of the following as cassiterite as its ore? कैसेटेराइट किसका एक ओर है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन या फिर सिल्वर। जल्दी से इसका आंसर बता दो, कैसेटेराइट किसका एक ओर है? कैसेटेराइट किसका एक ओर है? एसएससी एमटीआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इसका आंसर। कैसेटेराइट किसका एक ओर है? जल्दी से बताओ इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दो, कैसेटेराइट किसका एक ओर है। एक और क्वेश्चन है, पेंटलेडाइट इज एन ओर एंड मिनरल ऑफ। पेंटलेडाइट जो है किसका एक अयस्क या फिर खनिज है? टाइटेनियम, निकल, यूरेनियम या फिर जिंक। मैं आंसर नहीं बताऊंगी बच्चे, आप लोग आंसर बताओगे। आंसर मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, सभी आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कुछ पढ़ोगे तब, इसीलिए मैं दे रही हूँ सभी का आप लोग को, और आप लोग को फाइंड आउट करना है। पेंटलेडाइट किसका एक अयस्क या फिर खनिज है? टाइटेनियम, निकल, यूरेनियम या फिर जिंक। निकल का एक और है ये, पेंटलेडाइट आपका निकल का और है, याद रखिएगा, ठीक है। यूरेनियम का और क्या होता है? पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड है आपका यूरेनियम का और है। जिंक का और क्या है? कैलेमाइन, कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। पिच ब्लेंड यूरेनियम प्राप्त करते हैं हम, ठीक है, याद रखिएगा। निकल हम किससे प्राप्त करते हैं? तो पेंटलैंडाइट से, पेंटलैंडाइट से हम प्राप्त करते हैं निकल। एसएससी सीएचएसएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी और वाले क्वेश्चन है बच्चे, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। कैसेटेराइट का बच्चे याद रखिएगा, मैग्नीशियम विल बी द राइट आंसर। जिन लोग नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चे आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जो भी आपको डाउट होगा आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। होली है लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके एग्जाम है, अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, इसलिए क्लासेस ऑफ नहीं करवाया गया है होली में भी, नहीं तो हम भी ऑफ कर देते 4 दिन के लिए। लेकिन आप लोग का पढ़ाई का इंपॉर्टेंस देख के आप लोग का समय व्यर्थ ना हो, कुछ समय आप क्लास को दो, इसलिए क्लासेस लगाई जा रही है, ठीक है। इस क्लासेस को 2 से 3 बार देख लीजिए, मोर देन इनफ है ये क्लास, ठीक है। तो बच्चे आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।